वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्लास 6 है ये हिंदी ग्रामर का। इससे पहले मैंने 5 क्लास अपने चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बना के अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। वहाँ पे सिक्वेंस में आपको नजर आ जाएगा। ये हिंदी ग्रामर का आपका छठा वीडियो है और ये जो हिंदी ग्रामर जो लिया जा रहा ये आपका बेसिक से लेके एडवांस तक चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चला जा रहा है, आपको 5-10 क्वेश्चन लिया जाएगा और उसको टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने की, चाहे ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 9th का, 10th का, है ना, 11, 12 का, या किसी आपका जैसे कि आप BA कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे लैंग्वेज पेपर आपने सिलेक्शन किया है तो ग्रामर बहुत महत्व रखता है एग्जाम के लिए। और दूसरी बात है, किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर आप उसमें लैंग्वेज है, पेपर पूछा जा रहा है व्याकरण से रिलेटेड, तो फिर ये आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है, बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है ये क्लास। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बगैर किसी देरी का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे लिया गया है, पहले आपसे जवाब मांगा जाएगा, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? नंबर 1 अक्षर है, दूसरा है कि ध्वनि है, तीसरा है कि वर्ण है, चौथा है कि वर्णमाला है। तो आपको बताना है इनमें से क्या है। चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई की अगर बात करें यहाँ पे, तो लिखित इकाई होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लिखित इकाई होता है, जिसको हम लोग भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। और आपका मौखिक इकाई को जो कहा जाता है, मौखिक इकाई को, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो आपका ध्वनि होती है। और ये जो ध्वनि और वर्ण के मिलन से जो होता है, ये जो वर्ण जो होता है ना, यानी कि ये आपका अक्षर है। ठीक है, और उसके बाद जाके ये जो है आपका वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? तो ये अक्षरों का समूह होता है। यानी कि एक तरीका से समझ लीजिए, ये जो वर्ण और अक्षर जो होता है वो एक ही रूप है। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा आपका अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्ण या अक्षर एक ही बात है। ठीक है, और उसके बाद जाके वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित समूह को अगर देखा जाए, यानी कि वर्णों के समूह को एक तरीका से व्यवस्थित समूह रहना चाहिए। यानी कि जैसे को खो, है ना, गो घो, है ना, अंगो, है ना, इस तरीका से लेके आपका मान लीजिए यहाँ तक आ गया, है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है वर्णमाला। अगर इसमें से आप निकाल के कोई भी अक्षर को यानी वर्ण को अगर हम निकाल देते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये वर्णमाला है, तो ये वर्णमाला नहीं है। आपका एक सिस्टमेटिक तरीका से आपके पास होना चाहिए, तब जाके वो वर्णमाला होगा। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो वर्ण होती है और मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। ठीक है, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों को व्यवस्थित समूह को कहा जाता है और वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को अक्षर ही कहा जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया, उच्चारण के आधार पर स्वर्णों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के स्थान आधार पर बताना है स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 10 होती है, 12 होती है या 13 होती है? तो सही जवाब आपको बताना है उच्चारण के आधार पर कितनी होती है। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर जो होता है स्वरों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। क्या होती है? 10 होती है। क्या क्या होती है? 10 होती है। अब ये 10 में कौन कौन सा स्वर आता है? जैसे ओ आ गया, आ गया, है ना, हर्षई आ गया, उसके बाद जाके दुर्गई आ गया, हर्षऊ आ गया, है ना, दुर्गऊ आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे से ए है ना, उसके बाद आपका हो गया ओ आओ। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल जो आपका कहलाता है ये उच्चारण के आधार पर कहलाता है। ठीक है, ये उच्चारण के आधार पर होता है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो ये आपका जो 11 जो होता है कुल स्वर की संख्या होती है। अगर पूछा जाए कुल स्वर कितना है, तो सिंपल सी बताना, आपको 11 होता है। कितना होता है? 11। अब 11 में तो आप क्या क्या होगा? 10 गो तो आपका हो गया जाके 10 स्वर हो गया ये। उसके बाद एक्स्ट्रा के तौर पे आप री ले लीजिए, तो ये आपका हो जाता है टोटल जाके 11 स्वर, है ना, री, यानी कि ये 11 स्वर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये आता है
कि आपका 12 स्वर, तो 12 कोई स्वर नहीं होता, लेकिन 13 स्वर होता है। 13 स्वर जो होता है वो लिखित के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है? लिखित के आधार पर होता है। तो लिखित के आधार पे कितना स्वर होता है? 13 स्वर आता है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा की क्या चला जाएगा? तो आपका मान लीजिए कि टोटल आपका कुल स्वर यानी कि 11 हो गया, यानी री मिला के, और उसके बाद जाके 2 स्वर एक्स्ट्रा आपका जुड़ जाता है, जिसका एगो आता है अनुस्वर और दूसरा आता है विसर्ग, है ना, विसर्ग। ये 2 को एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो 11 2 13 आपका आ जाता है। तो आपका यहाँ पे से सवाल ये बन रहा है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर स्वर की जो संख्या होती है वो 10 होती है, यानी कि ओ आ हर्षई दुर्गौ हर्षो दुर्गौ, है ना, ए ऐ ओ औ, ये 10 हो गया जाके उच्चारण के आधार पे। कुल स्वर्ण की संख्या जो 11 होती है, 10 आपका उच्चारण वाला हो गया, एक री जुड़ जाता है इसमें से, ये आपका 11 मिलकर हो गया। उसके बाद लिखित के आधार पर देखें तो स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या 11 होती है, यानी कि 11 नहीं, सॉरी 13 होती है ना। लिखित के आधार पर 13 होती है, तो कुल स्वर जो हो गया जाके 11 प्लस एक आपका अनुस्वर और विसर्ग आपका ये हो गया जाके। इसको कहा जाता है अनुस्वर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है। और उसके बाद जाके इसको कहा जाता है विसर्ग। इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इसको विसर्ग कहा जाता है, इसको अनुस्वर कहा जाता है। ये जब हम दोनों को मिला देते हैं, अनुस्वर का विसर्ग को जो कहा जाता है अयोगवा ध्वनि कहा जाता है। ये दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवा ध्वनि कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? अयोगवा ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अयोगवा ध्वनि क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि अनुस्वर और विसर्ग को अयोगवा ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर का सवाल लेते हैं यहाँ पे। तो जब 2 नंबर का सवाल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो एक पॉइंट और इसको ये जान सकते हैं, जैसे स्वर को अगर हम बात करें तो स्वर को यहाँ पे आप लिख सकते हैं संस्कृत में। संस्कृत के अंदर क्या होता है? संस्कृत के अंदर अगर देखा जाए तो स्वर को जो संस्कृत के अंदर जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है अचर कहा जाता है। एक चीज ये भी याद आप रख लीजिएगा, नोट डाउन करके, है ना। स्वर को संस्कृत में अचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन को आपको पहचानना है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा आपको ये बताना है। चलिए, संयुक्त व्यंजन आपका हो है, या आपका मुंह है, या लो है आपका, या अक्षो है। ठीक है, तो ये 4 को आपका दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि हाँ ये कौन सा व्यंजन है। चलिए, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, टोटल जो संयुक्त व्यंजन जो होता है ना, वो टोटल 4 संयुक्त व्यंजन होता है। और 4 कौन कौन सा होता है? तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे अक्षो हो गया, तरह हो गया, अक्षो तरह, ज्ञा, है ना, उसके बाद एक आता सरा। ये आपका चारों आ जाता है, संयुक्त व्यंजन के अंदर आता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें से आपका ये आ गया जाके, है ना। और उसके बाद जाके एक आता है, यानी कि अंत्यअस्त व्यंजन। अंत्यअस्त व्यंजन कहा जाता है, अंत्यअस्त व्यंजन, है ना, अंत्यअस्त व्यंजन। अंत्यअस्त व्यंजन की संख्या भी 4 आती है, जिसका नाम है यो, रो, लो और वो, ये भी 4 है। उसके बाद एक आता है उसम व्यंजन आता है, उसम व्यंजन। उसम व्यंजन को आपको उसम व्यंजन, या आप इसको कहते हैं संघर्षी, संघर्षी भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसकी भी संख्या आपका 4 आता है। तो ये आपका संघर्षी व्यंजन उसम व्यंजन को आता है तलपसो, है ना, मूर्धन्यसो, उसके बाद सो, उसके बाद हो, ये 4 आ जाता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होते हैं, अक्षो तरह ज्ञा, है ना, अक्षो हो गया, तरह ज्ञा, सरा। ठीक है, उसके बाद अंत्यअस्त व्यंजन, ये भी 4 है, यो, रो, लो, वो। उसके बाद उसम व्यंजन, जिसको हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, इसकी भी संख्या 4 है, तलपसो, मूर्धन्यसो, सो। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक आता है संयुक्त व्यंजन। हाँ, संयुक्त व्यंजन की संख्या आपका कितना आ जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे से आगे जाके उसम व्यंजन भी हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। और एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो टोटल होती है, वो टोटल जो आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, यानी हम कह सकते हैं को से लेके मो तक, को से लेके मो तक आपका स्पर्श व्यंजन के अंदर आता है। इतना पॉइंट इसे याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अब पूछा ये जा रहा है कि जो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जो का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि जो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। जो का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, तालवीय यानी तालु से, या कंठीय यानी कंठ से, या ओष्ठ यानी होठ से, या मूर्धन्य यानी कि मुंह से आपका उच्चारण किया जाता है। जो को कहाँ से उच्चारण किया जाता है, ये आपको बताना है, जो कहाँ से उच्चारण किया जाता है। चलिए
ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, यानी कि ये तालु से इसका जो उच्चारण किया जाता है, तालु से उच्चारण किया जाता है। अब यहाँ पे से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बाकी चीज को भी यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना है। जैसे कि आपको एक टेबल बना लीजिए आप, ये इस तरीका से, ये हो गया जाके वर्ग। तो वर्ग आता है, वर्ग का नाम क्या आता है आपका, आ जाता है को वर्ग। तो को वर्ग के अंदर आपने देखा होगा कि को आता है, खो आता है, गो है ना, घो, उसके बाद अंगो। तो ये इसका उच्चारण स्थान जो होता है यानी कंठ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा, अगर वर्ग की बात करें तो दूसरा वर्ग का आता है चो वर्ग आता है, जिसको हम लोग कहते हैं चो, छो, जो और झो, उसके बाद जाके ये नो। तो ये आपका दूसरा वर्ग आता है, इसको कहा जाता है आपका ये तालवीय होता है, यानी तालु से किया जाता है, तालवीय, तालु से आपका हो गया। उसके बाद तीसरा अगर देखा जाए यहाँ पे हम ये मूर्धन्य, यानी कि सबसे पहले कंठ हो जाता है, कंठ के बाद आपको तालु आ जाता है, तालु के बाद फिर आपका मुंह आता है ना, मूर्धन्य आपका होगा, है ना। तो ये आपका कहाँ से शुरू होता है, तो मूर्धन्य के अंदर आता है, यानी तो वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, तो है ना, ठो, उसके बाद जाके डो, धो और नो, ये आपका आ गया जाके, ये इस तरीका से आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है दंत, यानी दांत, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा जाके आपको तो वर्ग जिसको कहा जाता है, तो आपका तो थो, तो थो, दो, धो, नो, ये आपका हो गया जाके। एक आपका लास्ट में बनता है ओष्ठ, यानी कि होठ, ओष्ठ यानी कि होठ आपको बोला जाता है। तो ये आपका किसके अंदर आ जाता है, ये आपके अंदर आता है, पो वर्ग के अंदर आता है, पो वर्ग के अंदर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं पो, पो, है ना। उसके बाद बो, फिर भो, उसके बाद मो। ये इस तरीका से आपको याद रखना है कि हाँ ये वर्ग आप याद रख लीजिएगा, तो उच्चारण स्थान याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालुवीय होता है, यानी तालु से निकाला जाता है। आपको वर्ग याद रखना है, को से सबसे पहले कंठ याद रखना है, को वर्ग कंठ में जाएगा, तो चो वर्ग तो तालु में जाएगा, यानी पहले कंठ होता है, फिर तालु होता है, फिर मूर्धन्य होता है यानी मुंह होता है, फिर जाके दांत, तब लास्ट में जाके आपका होठ आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ पे जब आ रहा है दीवार कौन सा लिंग है, तो दीवार के बारे में आपको बताना है कि दीवार कौन सा लिंग है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए, दीवार कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या अभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपको बताना है कि दीवार कौन सा लिंग है। ठीक है, चलिए बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दीवार कौन सा लिंग आ जाएगा। चलिए, तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग दीवार को देखें तो दीवार कौन सा लिंग हो जाएगा, दीवार आपका हो जाएगा, दीवार लंबी है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको दीवार चौड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ई, सॉरी एक आपका ए हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे से लिंग है, लिंग आपको याद रखना है कि लिंग क्या होता है, यानी कि जो पुरुष जाति को दिखाए और स्त्री जाति का बोध कराए, ऐसा शब्द जो पुरुष जाति और स्त्री जाति का क्या कराए, बोध कराए, वो आपका लिंग कहलाता है। इसके जो हिंदी में जो प्रकार होते हैं वो दो ही प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार का नाम होता है पुल्लिंग, दूसरे का नाम होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, ये दो ही प्रकार के आता है। पुल्लिंग का मतलब यहाँ पे ये आता है कि पुरुष जाति का बात होना चाहिए, पुरुष जाति का बात होना चाहिए, जाति की बात होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद जाके स्त्री का मतलब होता है कि स्त्री ये जाति का आपका बोध होना चाहिए, ये जाति का बोध होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। कुछ इसका हम लोग थोड़ा सा ये भी देखा, उभयलिंग नाम का कोई भी लिंग आपका नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज को। अब ये सवाल आता है कि सर इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम इसकी पहचान 3 तरीके से कर सकते हैं। लिंग को पहचानने के लिए हम 3 तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 तरीका का नाम है, जैसे कि एक सर्वनाम का प्रयोग करके कर सकते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करके कर सकते हैं, सर्वनाम शब्द का, सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम के प्रयोग से कर सकते हैं, सर्वनाम के प्रयोग से। तो सर्वनाम कौन सा ले सकते हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरा मेरी, मेरा मेरी लगा के देख सकते हैं। अगर मेरा आ गया तो यानी कि पुल्लिंग के अंदर चला जाएगा, अगर आपका मेरी आ गया तो इसका मतलब है कि आपका स्त्रीलिंग के अंदर चला गया। दूसरा हम लोग देख सकते हैं विशेषण के अंदर से हम लोग इसको कर सकते हैं, विशेषण के अंदर ले सकते हैं, विशेषण से ले सकते हैं, विशेषण से, विशेषण में आप क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं अच्छा, दूसरी ले सकते हैं आप अच्छी। अच्छा अच्छी लगा के हम उसको देख सकते हैं। तो अच्छा में यानी आकार आ गया तो इसका मतलब पुल्लिंग में है, और दुर्गीकार आ गया तो इसका मतलब है कि आपका स्त्रीलिंग के अंदर आ गया। तीसरा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्रिया के द्वारा, क्रिया का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। क्रिया के इस्तेमाल में जैसे रहा, है ना, रहा है,
यहाँ पे इसके लिए हम कर सकते हैं रही है। अगर वाक बना के आप देख सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, है ना। तो ये लिंक की पहचान इस तरीका से हम कर सकते हैं, या तो उसको वाक में प्रयोग करेंगे, अच्छा ही नहीं तो सिंपल सी बात है कि हम उसको 3 प्रकार से कर सकते हैं, मेरा मेरी से, विशेषण के जरिया या क्रिया के जगह, इस तरीका से हम रख सकते हैं। जैसे दीवार, दीवार हम कह सकते हैं मेरी दीवार, चाहे हम बोल सकते हैं मिट्टी की दीवार, मिट्टी की दीवार, है ना, मिट्टी की दीवार। तो यहाँ पे की आया, यानी कि हम कह सकते हैं ये आप लोगों का की, यानी कि स्त्रीलिंग में जाएगा। ये जो का आता है ना, आकर, यानी कि आ आपका जाएगा पुल्लिंग वाले क्षेत्र में, और दुर्गई जो जाएगा आपका स्त्रीलिंग वाले क्षेत्र के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा राते कौन सा वचन है। राते के बारे में पूछा जा रहा है कि राते कौन सा वचन है, रात के बारे में बताना है। आपका एक वचन है या बहुवचन है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। रात जो हो जाएगा वो बहुवचन हो जाएगा। अब यहाँ पे से हम लोग वचन को देख लेते हैं। वचन देखिए, वचन क्या चीज होता है? वचन जो है ना गिनती को दिखाता है। किसको दिखाता है? गिनती को शो करता है। किसको? गिनती को। गिनती का बोध कराता है, गिनती का बोध कराता है ना। जो शब्द गिनती का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? आपका वचन कहलाता है। ठीक है, नाम बोधक है, यानी कि बहु एक यानी कि वचन एक तरीका से गिनती का बोध कराता। ये आपका 2 प्रकार के होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार का नाम होता है एक वचन, दूसरे का नाम होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक चीज, एक बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो एक से जब ज्यादा की बात अगर हो रही है तो उसको बहुवचन कहा जाता है। यानी बहुवचन के क्षेत्र में हम लोग रख सकते हैं, यानी कोई चीज अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम बहुवचन कहेंगे, और उसको बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सिंपल सी बात है, रात रहता, तो इसका मतलब है कि आपका क्या हो जाता है? एक वचन हो जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या था? रात है। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब लेकिन यहाँ पे है कि एक से बहुवचन को किस तरीका से अभी बनाया जाएगा, तो वो आप लोगों का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर जब वहाँ पे आएंगे तो हम लोग वहाँ पे भी बात कर लेंगे। वैसे एक दो को पॉइंट बता देते हैं। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका ओ आ रहा है आखिरी में शब्द के, तो आप वहाँ पे क्या करिए कि जैसे कि यहाँ पे बात है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? एन लगा देना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा जैसे कि आप यहाँ पे याद रखना है बात का क्या नाम है, हाँ इस तरीका से आप बना सकते हैं। और एक आप ये भी ले सकते हैं ना, अगर बड़ी ई आ गया, बड़ी ई अगर आ गया तो बहुवचन बनाने के ये आपका एक वचन में आएगा, ये आपका बहुवचन में आएगा। ठीक है, अब अगर ई आया है तो आपको क्या करना है? वहाँ पे इया लिख देना है। क्या करना है? इया, इया, है ना। एक दो ठो मिसाल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा रात, तो रात का जब बनाए तो वहाँ पे लास्ट में क्या आया? वो आया, है ना। क्योंकि देखिए कोई भी अक्षर जब होता है ना, जितने भी अक्षर है ना, को से लेके ज्ञा तक जितने भी अक्षर है, इसके नीचे हलंत रहता, ये तब जाके आपका हो गया, जाके अक्षर आया, वर्ण के अंदर ये व्यंजन हुआ। ठीक है, अगर और इस सब के साथ यानी को से लेके ज्ञा तक जितने भी आपका अक्षर है उसके साथ ओ जुड़ा हुआ रहता, ओ। ठीक है, तो उसी तरीका से ये अगर इसको तोड़ने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे ओ है, तो इसको हमको क्या चेंज करना पड़ेगा? एक पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये आखिरी में जब हम वहाँ पे रखेंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो बात का क्या बन जाएगा? रात का क्या बन जाएगा? रातें बन जाएगा। अब बात का क्या बन जाएगा? जैसे बात का बातें लिख दिए, बात का क्या बन गया? बातें। ठीक है, उसी तरीका से अगर यहाँ पे लड़की है तो लड़की में आपका देखिए बड़ी ई आ गया, यानी इसका रूप ये होता है ना बड़ी ई का, ये लड़की आ गया तो इसको हम लिखेंगे लड़कियां। क्या लिखेंगे? लड़कियां। तो ये आपका बनेगा बहुवचन। तो ये आपका बहुवचन हो गया और ये आपका एक वचन हो गया। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बताया कि अगर लास्ट में ओ आता है तो उसको एन में बदल दीजिए, अगर बड़ी ई आती है तो इया के अंदर बदल दीजिए, आपका वहां पे क्या बन जाएगा? एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर का सवाल जब देखते हैं तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कौन सा शब्द है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। चंद्रशेखर योग शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूट शब्द है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चंद्रशेखर जो है आपका योग रूट है। कौन सा?
योग रूढ़ है। कौन सा शब्द है? योग रूढ़ है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे से हम लोग देखेंगे, तो अब शब्द के बारे में बात हुआ, तो देखिए यहाँ पे शब्द का अगर देखा जाए यहाँ पे, तो रचना के आधार पे, किसके आधार पे? रचना के, शब्द रचना के आधार पे जो होता है वो तीन होता है ना, तीन होता है। एक का नाम आता है जाके आपका यौगिक शब्द, योग, योग शब्द है ना, सॉरी योग नहीं, मतलब योग नहीं होगा यहाँ पे, रूढ़ होगा, है ना, रूढ़ शब्द होता है ना, रूढ़ होगा, टाइपिंग एरर था, रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द हो जाएगा। उसके बाद आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, यौगिक। उसके बाद आपका हो जाएगा योग रूढ़, योग रूढ़। अब दोनों को यहाँ पे से तीनों को समझना। देखिए ये जो रूढ़ शब्द जो होता है, ये रूढ़ शब्द क्या होता है कि ये शब्द इससे, इसको तोड़ने के बाद जो है खंड करने पर क्या होता है? खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ की अगर बात करें तो कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे जल लिखा, तो जल को हम अगर अलग करते, जो प्लस लो, तो जो लो, क्या हुआ? कोई अर्थ इसका नहीं निकला, इसलिए ये शब्द जो आ गया आपका रूढ़ शब्द हो गया। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा कलम, कलम को अगर हम यहाँ पे अलग करते हैं तो ये आपका कोई अर्थ नहीं देगा, इसलिए ये भी आपका किसके अंदर चला गया? योग रूढ़ के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा किताब, किताब को अगर हम तोड़ेंगे, खंड करेंगे, तो क्या कोई अर्थ निकल गया? नहीं निकलेगा, इसलिए ये आपका रूढ़ शब्द हो गया। यौगिक शब्द क्या होता है कि यौगिक शब्द के अंदर क्या होता है कि आपका दो रूढ़ मिलकर जो है ना वहां पे बनाता है ना, यानी एक से ज्यादा शब्द का वहां पे ये होता है, यानी उसको अलग करने के बाद उसका अर्थ भी निकलता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, योग रूढ़ के अंदर आपका सारा चीज रहेगा। तो योग रूढ़ के अंदर कौन सा चीज लेंगे? जितने भी आपका समास आता है ना, समास, समास का शब्द जितने भी है ना, समास शब्द ले लीजिए, चाहे आपका पढ़ती उपसर्ग वाला ले लीजिए, यानी एक तरीका से वर्ड को खंड करने के बाद आपका सिर्फ आपको याद रखना है कि बहुब्रीहि समाज को छोड़ देना। बहुब्रीहि समाज को क्या करना है? बहुब्रीहि समाज को आपको क्या करना है? स्किप कर देना, इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समाज आपका यहाँ पे चला आएगा। ये आता बहुब्रीहि समाज जितना भी है, ठीक है, बहुब्रीहि जो ब्रीहि समाज जो भी आपका है ना, वो सारा का सारा आपका क्या रहेगा? ये आपका योग रूढ़ शब्द का इस्तेमाल। जैसे कि चंद्रशेखर, ये भी आपका बहुब्रीहि समास है ना। जैसे नामपति हो गया, गजानन हो गया, गणपति हो गया, तो ये सब हम लोग लेंगे योग रूढ़ के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो ये आता है योग रूढ़ क्या करता है? ये तीसरा अर्थ देता है। क्या करता है? तीसरा अर्थ देता है। क्या? तीसरा अर्थ देता है, यानी अपना अर्थ को छोड़ देता है। ये तीसरा अर्थ देता है योग रूढ़। ये करता है, इसको खंड करने के बाद क्या आता है कि इसका अर्थ निकलता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे जल धारा, तो जल को अगर हम करेंगे तो जल आपका अलग करेंगे तो जल प्लस धारा, तो यानी कि यहाँ पे जल एक शब्द हो गया, अर्थ दिया, दूसरे बार धारा एक तरीका से गति, तो ये आपका अर्थ दे दिया। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा नील कमल, तो नील कमल के अंदर क्या बढ़ेगा कि नील यानी कि नीला, और फिर इसको अलग कर दिया तो कमल, ये भी अपना अर्थ दे दिया। तो तोड़ने के बाद यौगिक को अर्थ देता है, लेकिन रूढ़ शब्द नहीं देता। योग रूढ़ शब्द के अंदर क्या होगा कि ये तीसरा अर्थ देगा। ये समास का जितना भी पढ़ती वाला आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुब्रीहि समाज को छोड़ देना। बहुब्रीहि समाज का जितना भी उदाहरण है आपको योग रूढ़ के अंदर रखना। क्यों रखना है? क्योंकि योग रूढ़ जो होता है वो तीसरा अर्थ देता है, यानी ऐसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़ दे तो वो आपका योग रूढ़ के शब्द के अंदर में चला आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नदी के बारे में पूछा गया, नदी संज्ञा के किस प्रकार में आता है। तो नदी के बारे में पूछा गया कि नदी संज्ञा की कौन सा प्रकार है, ये आपको बताना है। तो देखिए नदी यहाँ पे व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, भाववाचक या समूहवाचक है। तो नदी जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, नदी आपका जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा एक नामिंग वाला शब्द होता है। ठीक है, नाम है ना, नाम वाला शब्द है, नाम वाला शब्द है, यानी जो भी नाम है दुनिया के अंदर जिसका कुछ ना कुछ तो नाम ही है, वो सारा का सारा संज्ञा। इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। जो यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे याद रखिए, है ना, जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिवाचक होगा। जितने भी इंसान है सारे के सारे दुनिया में एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपका दुनिया में एक है उसको व्यक्तिवाचक रखेंगे, और एक से अगर ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है
तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आपका जातिवाचक है। जैसे अगर हम बोले कुत्ता, तो कुत्ता आपका क्या हो गया जाके आपका एक से ज्यादा है, इसका मतलब है कि बहुवचन हो गया। एग्जाम्पल का लिए कुत्ता। जैसे हमने यहाँ पे लिया मानव। अब बताइए मानव एक से ज्यादा है ना। अगर मानव में किसी का हम नाम ले लेते राम, तो राम क्या तो है जी, एक ही को ने राम है, इसलिए राम आपका व्यक्तिवाचक बन जाता। अगर हमने यहाँ पे कहा कलम, है ना, आ, हाँ कलम कहा, तो कलम तो बहुत है ना, इसलिए ये जातिवाचक हो गया। अगर हम यहाँ पे कह देते ताजमहल, ताजमहल, तो अब बताइए ताजमहल कै ठो है, तो बोलिएगा सर एक ही गो है, तो इसलिए ये ताजमहल व्यक्तिवाचक हो गया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे बोला पटना, पटना कै गो है जी, तो बोलिएगा आप एक ही गो है, तो पटना आपका व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा शहर, तो शहर एक तो नहीं है ना, एक से ज्यादा है ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे जातिवाचक। भाववाचक क्या होता है, ये ना तो छुआ जा सकता, छुआ जाता, छुआ जाता है ना, और ना देखा जाता। भाववाचक को न छू सकते ना देखा जा सकता, है ना। सिर्फ इसको क्या कहा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है ना, महसूस किया जा सकता है, महसूस, महसूस किया जा सकता है, ठीक है, महसूस किया जा सकता है, वो भाववाचक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लिए, जैसे वीरता, है ना, वीरता, मित्रता, मित्रता, है ना, सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता। अब देखिए ये वीरता, मित्रता, सुंदरता, क्या आप इसको देख पाइएगा, क्या आप उसको छू पाइएगा, है ना। सिर्फ आप इसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये बहादुर है, ये मित्रता, है ना, ये सुंदरता, इसके अंदर खूबसूरती है, ये चीज आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं। समूहवाचक का मतलब यहाँ पे होता है, समूह मतलब भीड़, क्या याद रखना, भीड़ से। तो ऐसा लफ्ज जो भीड़ को इंडिकेट करे, है ना, यानी कि लफ्ज आया डायरेक्ट के भीड़ के बारे में पता चल जाए। जैसे जनाजा, जनाजा, है ना, जनाजा। जैसे मेला, जैसे बोला गया सेना, है ना, जैसे बोला गया यहाँ पे आप मान लीजिए फौज, फौजी, है ना, तो ये सब क्या भीड़ को दिखा रहा है ना। जैसे टोला, तो टोला भी क्या होता है, भीड़ में रहता है। जैसे टोली, टोली, है ना, तो ये सारा का, जैसे कक्षा, अंगूर का गुच्छा, है ना, तो ये सब भीड़ को दिखा रहा है, इसलिए ये समूहवाचक हो जाएगा। एक आपका आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के अंदर क्या आता है कि ये नाप ताल को दिखाता है, नाप तौल को दिखाता है। किसको दिखाता है, नाप तौल को शो करता है, नाप तौल को शो करता है। जैसे कि आपका पानी, दूध, है ना, दही, दही, तेल वगैरह, है ना, तेल वगैरह, ये सारा का सारा आपका क्या है, आपका समझ लिए द्रव्यवाचक है। यानी जिसको आप किसी न किसी चीज से बनाया गया है, वो आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक आपका कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, संज्ञा का किया जाता है, सर्वनाम का किया जाता है, क्रिया का किया जाता है, विशेषण का किया जाता है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताना। तो देखिए वाक्य को सुंदर बनाने के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, है ना, सुंदर बनाने के लिए। ये तो आपका नाम होता है ना, इसी नाम को यानी कि बार बार रिपीटेशन ना हो, यानी हम बोल सकते हैं संज्ञा की जगह, संज्ञा की जगह, संज्ञा की जगह जो इस्तेमाल होता है वो आपका सर्वनाम होता है। फिर क्यों किया जाता है, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। अब एक ही बात बोलेंगे, एक कौवा था, है ना, कौवा जो है पानी की तलाश में था, कौवा जो है इधर उधर मतलब कि उड़ते उड़ते जो है एक मतलब कुएं के पास गया, फिर कौवा ने देखा कि वहां पे, तो ये बार बार कौवा जो बोल रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, वाक्य को सुंदर नहीं बना रहा, अजीब लग रहा है। अब वहां पे हम क्या किए, एक कौवा था जो आपका पानी की तलाश में था, दूर जाते जाते एक कुआं नजर आया, है ना, तो वह जो कुएं पे झांका, झांकने के बाद जो है क्या किया, तो वहां पे देखा कि पानी नहीं आ पा रहा था, तो उसमें कंकड़ डाला, गढ़ा जो मिल गया था, है ना, एक गढ़ा मिला था ना कौवे को, कहानी भी आप लोग पढ़े होंगे। उससे तो उसको सुंदर बनाने के लिए किया जाता, तो संज्ञा नाम हो जाता, क्रिया का मतलब होता काम, तो यहाँ पे काम की बात नहीं। विशेषण मतलब संज्ञा की विशेषता बताना, संज्ञा का गुण, संज्ञा का क्या करना, गुण को जाहिर करना, गुण बताना, संज्ञा का गुण, है ना। आखिर राम है तो मोटा है, अहमद है तो छोटा है ना, खूबसूरत है कि सुंदर है या नहीं है ना, पतला है, अमीर है कि गरीब है, क्या नहीं है, आखिर है कुछ ना कुछ तो है, उसके अंदर का गुण है ना, तो वो आपका विशेषण का कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल यहाँ पे ये है, सौभाग्य में
किसका प्रयोग किया गया? सौभाग्य में उपसर्ग का किया गया या प्रत्यय का किया गया या दोनों या इनमें से किसी का नहीं किया गया? तो सौभाग्य के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया? तो देखिए सौभाग्य के अंदर जो किया गया है तो वो आपका भाग्य है। भाग्य, भाग्य मतलब एक तरीका से किस्मत है ना, सुभाग्य होगा, सुभाग्य है ना। इसको जब तोड़ेंगे तो सुभाग्य बनेगा, सौभाग्य का क्या बनेगा? सुभाग्य बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए सु, तो अब को ये पता है कि आप लोगों को पता होगा कि शब्द निर्माण के लिए, शब्द निर्माण के लिए है ना, शब्द निर्माण के लिए, शब्द का निर्माण है ना, शब्द का निर्माण, शब्द का निर्माण, तो शब्द का निर्माण करने के लिए किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका किया जाता है उपसर्ग प्रत्यय का। अगर एक नया शब्द बनाना है तो आपको उपसर्ग प्रत्यय का सहारा लेना होगा। उसके बाद जाके आप समास का सहारा ले सकते हैं, समास का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं आपका क्या नाम है, संधि का सहारा ले सकते हैं, संधि का। तो संधि और समास और उपसर्ग प्रत्यय का 4 विधि होता है, यानी कि शब्द निर्माण के लिए 4 विधि का प्रयोग किया जाता है। एक आपका उपसर्ग, एक हो गया उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, आपका समास, संधि, ये 4 विधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अब सुभाग्य में किसका प्रयोग किया गया है? उपसर्ग का या प्रत्यय का। तो देखिए उपसर्ग का मतलब यहाँ पे आता है, यानी पहले आप लोग कमल हिंदी पढ़े होंगे बचपन में, है ना, ऊ से उल्लू। पहले हम लोग उल्लू को उड़ाते थे, यानी पहले उल्लू को पढ़े थे, फिर जाके मास्टर साहब ने हमको बोला पतंग उड़ाओ, है ना। तो पहले क्या आया था? उल्लू आया था, फिर क्या आ गया जाके बाद में क्या आया था? बाद में आपका पतंग आया था, है ना, बाद में पतंग आया था। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर पहले आ गया तो उल्लू यानी उपसर्ग हो गया, बाद में यानी कि पतंग, यानी कि बाद में तो यानी प्रत्यय बन जाएगा। तो पहले आपका क्या आया? और एक चीज है कि इसका जो है ना, जैसे उपसर्ग प्रत्यय का अपना अलग से कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे अर्थ की बात करें तो ये आपका उपसर्ग प्रत्यय का क्या होता है? अर्थ कुछ भी नहीं होता। जब ये किसी शब्द के साथ मिलता है तब कुछ ना कुछ अपना अर्थ को आप देता है, ठीक है। तो सुभाग के अंदर में यानी सौभाग्य के अंदर में सु आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिसका नाम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था टोटल 10 क्वेश्चन जो आप लोगों को बता दिया गया है। तो कैसा रहा आज का टेस्ट? आप लोग ये 10 क्वेश्चन लिया गया था, इसी तरीका से क्वेश्चन आपको 10 लेकर आया जाएगा, टॉपिक को समझाने की कोशिश किया जाएगा। आप प्रैक्टिस रख सकते हैं और किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको टेंशन होने की, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पर बने रहें ताकि आपको जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो कैसा रहा ये वीडियो क्लास, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं वहाँ पे लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डाल दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।